हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एमए पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है? कौटिल्य भारतीय राजनीति के मंच पर प्रथम विचारक हैं जिसने राज्य को पूरी तरह से परिभाषित किया है। कौटिल्य ने भी राज्य के 7 अंग माने हैं। राज्य के 7 अंगों के कारण ही राज्य की प्रकृति के संबंध में कौटिल्य का सिद्धांत सप्तांग सिद्धांत कहलाता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण के पहले अध्याय में राज्य के 7 अंगों का उल्लेख किया है, जो स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या सेना मित्र है। स्वामी या राजा। राज्य के 7 अंगों में राजा का स्थान सर्वप्रथम है। राजा की महत्वपूर्ण स्थिति को दृष्टि में रखते हुए ही कौटिल्य ने उसे स्वामी का भी नाम दिया है। स्वामी से उनका तात्पर्य आदेश देने वाले या फिर शासन करने वाले से है। कौटिल्य अपने राजा को एक शासक ही नहीं बल्कि वो उसे राजर्षि देखना चाहता है। उसने राजा के 4 गुणों पर विस्तृत प्रकाश डाला है: अभिगामिक गुण, प्रज्ञा गुण, उत्साह गुण और आत्मसंपन्न गुण। फिर आता है अमात्य। कौटिल्य के अनुसार अमात्य का मतलब मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी दोनों से है। कौटिल्य के अनुसार राजा को चाहिए कि वो निष्ठावान और योग्य व्यक्तियों को ही अमात्य पद पर नियुक्त करे और अपने सहपाठियों, संबंधियों और सिफारिशी लोगों को अमात्य ना बनाए अगर वो इसकी पात्रता ना रखते हों। कौटिल्य ने अमात्य को राज्य का अनिवार्य अंग माना है और राजा को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वो महत्वपूर्ण राजकीय निर्णय अनिवार्य रूप से अमात्यों के परामर्श से ही करें। जनपद। कौटिल्य ने जनपद की स्थापना पर विस्तार से प्रकाश डाला है। उनका कथन है कि राजा को चाहिए कि वो पुराने या नए जनपद को बसाए। सभी जनपद में कम से कम 100 घर और अधिक से अधिक 500 घर वाले ऐसे गांव बसाए जाएं जहां हमेशा शूद्र और किसान अधिक हों। एक गांव दूसरे गांव से कोस भर या फिर 2 कोस की दूरी से अधिक नहीं होना चाहिए। जनपद के संगठन के बारे में कौटिल्य का विचार है कि 800 गांव के बीच एक स्थानीय, 400 गांव के समूह के एक द्रोणमुख, 200 गांव के बीच में एक खार्टिक और 10 गांव के समूहों में संग्रहण नामक की विशेष रूप से स्थापना करें। इस प्रकार प्रशासनिक दृष्टिकोण से जनपद स्थानीय, द्रोणमुख, खार्टिक, संग्रहण और गांव के रूप में बटा रहेगा। कौटिल्य राज्य के छोटे आकार में आस्था प्रकट करते हैं। दुर्ग। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग भी राज्य का उतना ही महत्वपूर्ण अंग है जितना कि जनता, भूमि और राजा। दुर्ग राज्य की रक्षात्मक शक्ति है और आक्रमण शक्ति दोनों का प्रतीक है। दुर्ग मजबूत और ऐसे होने चाहिए जिसमें सेना के लिए अच्छी मोर्चाबंदी हो और भोज्य पदार्थ, पानी, बारूद का उचित प्रबंध हो। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के होने चाहिए: औदिक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग, कोष। कौटिल्य के अनुसार राज्य का प्रमुख आधार ही है कोष। राज्य का प्रथम कर्तव्य है कि वो कोष में वृद्धि करे। कौटिल्य का विचार था कि राज्य को अपने पूर्वजों और अपने धर्म से कमाए हुए मूल्यवान रत्न, सोना, चांदी आदि के अतिरिक्त प्रजा से कर के रूप में जितने भी धन और कई सामग्री उचित मात्रा में ही रहनी चाहिए। प्रजा से अनाज का 6ठा भाग, व्यापार से 10वां और पशुओं के व्यापार के लाभ का 50वां भाग और सोना राजा को दिया जाए। इसके साथ ही राजकोष कभी खाली ना हो। दंड या फिर सेना। कौटिल्य के अनुसार दंड का अर्थ सेना है। सेना राज्य की सुरक्षा का प्रतीक है।
उनके अनुसार जिस राजा के पास अच्छा सैन्य बल होता है उसके मित्र तो बने ही रहते हैं, शत्रु तक भी मित्र बन जाते हैं। कौटिल्य के अनुसार सेना में अधिकांश क्षत्रियों को ही ले जाने चाहिए क्योंकि वो वीर, साहसी, निर्भीक और युद्ध विद्या में निपुण होते हैं। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वैश्य और शूद्रों को भी सेना में नियुक्त किया जा सकता है। कौटिल्य ने हरित सेना, अश्व सेना, रथ सेना और पैदल सेना का उल्लेख किया है। इसमें वो हरित सेना का सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कौटिल्य ने शौर्य आदि गुणों के उपरांत ही सैनिकों की नियुक्ति का परामर्श दिया है। कौटिल्य के अनुसार संतुष्ट सेना विजय की कुंजी है और सैनिकों को अच्छा वेतन और कई सुविधाएं प्रदान करते हुए संतुष्ट और प्रसन्न रखा जाना चाहिए। मित्र, कौटिल्य के अनुसार मित्र राज्य का आवश्यक अंग है। राज्य की प्रगति के लिए और आपत्ति के समय राज्य की सहायता के लिए मित्रों की आवश्यकता होती है। इसके लिए ये जरूरी है कि राजा अपने ऐसे मित्र बनाकर रखें जो समय पर उनकी सहायता कर सकें। मित्र वंश परंपरागत, विश्वासी, स्थायी और हितैषी होने चाहिए। मंडल सिद्धांत पर कौटिल्य के विचारों की व्याख्या करना है। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सविस्तार मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है। उसने पड़ोसी राज्यों का संबंध मंडल सिद्धांत और कई विदेशी राज्यों के संबंध का वर्णन षाड्गुण्य नीति के अंतर्गत किया है। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत नीति और स्मृति ग्रंथों पर आधारित है। मंडल सिद्धांत राम राज्य के समय से प्रचलित दिग्विजय सिद्धांत का दूसरा रूप है। मंडल का अर्थ होता है राज्यों का वृत्त। ये सिद्धांत एक राजा को विजय की आकांक्षा रखने वाला समझकर उसके चतुर्दिक और भी कई राज्यों के मंडल की रचना करता है। मंडल सिद्धांत 12 राज्यों के वृत्तों पर आधारित है। इस सिद्धांत में मंडल का केंद्र ऐसा राजा होता है जो पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने में मिलाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, जिसे विजिगीषु राजा, विजय की इच्छा रखने वाला राजा कहा जाता है। मंडल में कुल 12 राज्य होते हैं। विजिगीषु, अरिमित्र, मित्र, अरिमित्र, मित्र, पार्श्वीग्राह, आक्रंद, पार्श्वीग्राहसार, आकांदासार, मध्य और उदासीन। भौगोलिक दृष्टि से विजिगीषु मंडल के बीच में रहता है। अरिमित्र और अरिमित्र, मित्र, अरिमित्र, ये 5 राज्य विजिगीषु के सामने और पार्श्वीग्राह, आक्रंद, पार्श्वीग्राहसार, आक्रांदासार, ये 4 राज्य उसके पीछे रहते हैं। शेष जो 2 राज्य मध्यम और उदासीन बगल में कहीं भी रह सकते हैं। मंडल के 12 राज्यों का उल्लेख यहाँ पर दिया गया है। विजिगीषु अपने राज्य के विस्तार की आकांक्षा रखने वाला राजा विजिगीषु कहलाता है। इनका स्थान मंडल के बीच में होता है। अरि विजिगीषु के सामने की ओर उसके साथ लगा हुआ राज्य उसका शत्रु होता है, इसीलिए वो अरि कहलाता है। मित्र अरि के सामने का राजा मित्र कहलाता है, जो विजिगीषु का मित्र और अरि का शत्रु होता है। अरिमित्र का मतलब होता है मित्र के सामने वाला राज्य अरिमित्र कहलाता है, क्योंकि वो अरि का मित्र और विजिगीषु का शत्रु होता है। अब मित्र क्या होता है? अरिमित्र के सामने वाला राज्य मित्र कहलाता है, क्योंकि वो मित्र राज्य का मित्र होता है और इसीलिए विजिगीषु के साथ भी उसकी मित्रता होती है। अरिमित्र और मित्र के सामने वाला राज्य अरिमित्र कहलाता है, क्योंकि वो अरिमित्र राज्य का मित्र है और इसीलिए अरि राज्य के साथ भी उसका संबंध मैत्रीपूर्ण होता है। पार्श्वीग्राह विजिगीषु के पीछे जो राज्य होता है वो पार्श्वीग्राह कहलाता है। अरि की तरह वो भी विजिगीषु का शत्रु होता है। आक्रंद
पार्श्वी ग्राह के पीछे जो राज्य होता है उसे आक्रंद कहा जाता है, वो विजिगीषु का मित्र होता है। पार्श्वी गाहासार आक्रंद के पीछे वाला राज्य पार्श्वी ग्राहासार कहलाता है, वो पाड़ी ग्राह का मित्र होता है। आक्रंदसार पार्श्वी ग्राहासार के पीछे वाला राज्य आक्रंदसार कहलाता है और ये आक्रंद का मित्र होता है। मध्यम मध्यम ऐसा राज्य है जिसका प्रदेश विजिगीषु और परिराज्य दोनों की सीमा से लगा हुआ रहता है। दोनों से अधिक शक्तिशाली होने के कारण वो दोनों की सहायता भी करता है और आवश्यकता पड़ने पर दोनों को अलग अलग मुकाबला भी करता है। उदासीन राजा का प्रदेश विजिगीषु, अरि और मध्यम इन तीनों राज्यों की सीमाओं से परे होता है। बहुत शक्तिशाली होने के कारण वो उनकी सहायता कर सकता है और सभी का मुकाबला भी कर सकता है। इस प्रकार से 12 राज्यों का ये समूह राज्य मंडल कहलाता है। मंडल सिद्धांत के आधार पर कौटिल्य में ये निर्देश दिया है कि एक विशेष राज्य के कौन से मित्र हो सकते हैं और कौन शत्रु। राजा को अपनी नीति और योजना इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए ही निर्धारित करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं बताना है। राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से मध्य युग को कुछ लेखकों द्वारा अंध युग माना जाता है। मध्य युग में विवेक के स्थान पर धर्म की प्रधानता थी और इसे श्रद्धा या आस्था का युग भी कहा जाता है। अगर इस काल के व्यापक अध्ययन सामग्री को देखा जाए तो इसे राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से अंध युग नहीं कहा जा सकता। मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की कुछ अपनी विशेषताएं हैं, जैसे कि सार्वभौमिकता और विश्ववाद। मध्य युग में लोगों की धारणा थी कि संपूर्ण मानव जाति एक ही ईश्वर की संतान है, सभी एक दूसरे के बंधु हैं। मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन और बौद्धिक समाज ने ईसाई समाज को हमेशा 2 प्रधानों के पोप और सम्राट के अधीन माना है। पोप को आध्यात्मिक विषयों का और सम्राट को लौकिक राजनीतिक विषयों का संरक्षक बताया। इसी ईसाई धर्म के विस्तार और प्रभाव के कारण विचारकों ने धार्मिक विश्वासों और प्रभावों को देखते हुए सार्वभौमिकता और विश्ववाद का सिद्धांत दिया है। प्रतिनिधि शासन प्रणाली का सिद्धांत। मध्ययुगीन राजनीति में धार्मिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में प्रतिनिधि शासन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। चर्च की सर्वोच्चता, राजा के सीमित अधिकार, लोकप्रिय संप्रभुता का विचार, एकता की भावना, निरक्षतात्मक पद्धति का अनुसरण नहीं, सामूहिक जीवन, राजनीतिक चिंतन में क्रम का अभाव, ये सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन में परिषदीय आंदोलन का महत्व क्या है। तो धार्मिक क्षेत्र में प्रतिनिधि सिद्धांत का विकास पोप के निर्वाचन से ही शुरू हुआ। पहले इनका निर्वाचन पादरियों और रोम के निवासियों द्वारा होता था, इसमें लेकिन शासन और कुलीनों का विशेष हाथ रहता था। 10वीं शताब्दी में पोप का निर्वाचन कार्डिनलों के निर्वाचक मंडल द्वारा होने लगा। इस प्रकार पोप को ईसाइयों का प्रतिनिधि माना जाता था। संपूर्ण चर्च के प्रतिनिधियों की एक सभा होती थी जिसे चर्च की सामान्य परिषद कहा जाता था। ये परिषद धर्म भ्रष्टता की स्थिति में पोप को पदच्युत करने का अधिकार रखता था। चर्च के संगठन और व्यवस्था में चर्च प्रतिनिधियों की परिषद को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाईयत का मनुष्य संबंधी विचार। रोमन सार्वभौमिक साम्राज्य की स्थापना की थी जिसमें तत्कालीन समस्त सभ्य संसार समाया हुआ था। रोमनों का विश्वास था कि उनका साम्राज्य ईश्वर इच्छा की सृष्टि है और उनके भाग्य में शाश्वत और सार्वभौमिक होना लिखा है। जब ईसाई धर्म साम्राज्य का एकमात्र राजकीय धर्म हो गया तो ईसाइयों ने भी साम्राज्य के इस विश्वास को अपना लिया। ईसाई धर्म की शिक्षा का एक सार्वभौत तत्व मानवीय समानता, एकता और विश्व बंधुत्व की धारणा थी।
ईसाई धर्म प्रचारकों और धर्म उपदेशकों ने सभी इकाइयों के मध्य एकता स्थापित करने के उद्देश्य से सार्वभौम ईसाई समाज की स्थापना का उद्देश्य अपनाया। गियर्क के अनुसार मध्य युग की सभी शताब्दियों में ईसाई जनता को मानव जाति से अभिन्न एक सार्वभौम समाज के रूप में माना जाता रहा है और ये विश्वास था कि इसकी स्थापना और शासन भगवान द्वारा ही होता है। इस सार्वभौमिक समाज में धर्म की इतनी अधिक प्रधानता थी कि कोई भी व्यक्ति बिना ईसाई हुए राज्य का नागरिक नहीं हो सकता था और धर्म बहिष्कृत मनुष्य को कोई भी राजनीतिक या फिर कानूनी अधिकार नहीं मिलते थे। चर्च ने जीवन के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में ईसाइयत के सिद्धांत लागू किया। ईसाइयत ने कई देशों और जातियों के मनुष्यों पर एक समान धार्मिक और कानूनी व्यवस्था लागू कर उन्हें एकत्व का सिद्धांत अपनाने पर बल दिया।